नमस्कार दोस्तों, टेस्ट किताब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो आइए आज शुरुआत करते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत। आज अपने एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है हमारा तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे अर्थात तंत्रिका तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। तो देखेंगे तंत्रिका तंत्र आखिर है क्या चीज और इसके अंतर्गत हमें किस चीज का अध्ययन करना है। तो अगर पहले बात करें कि जो तंत्रिका तंत्र है उसका प्रमुख कार्य क्या है, तो उसका प्रमुख कार्य है, तंत्रिका तंत्र का प्रमुख कार्य है शरीर के दो या दो से अधिक शरीर के दो या दो से अधिक अंगों के बीच संतुलन बैठाना। तो आपका जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसका कार्य है शरीर के दो या दो से अधिक अंगों के बीच में संतुलन बैठाना। जैसे कि आपका मस्तिष्क यानी कि हाथ के बीच में, मस्तिष्क और हाथ के बीच में संतुलन बैठाना। कि मेरी इच्छा हुई लिखने की तो आपका जो मस्तिष्क है वो क्या है, आपका निर्देश देगा आपका, उसके बाद जो है मैं लिखूंगा। तो ये तंत्रिका तंत्र के प्रमुख कार्य है शरीर के दो या दो से अधिक अंगों के बीच में संतुलन यानी बैलेंस बैठाने का कार्य करना। तो मेन बात को समझिए क्या है कि जो मेन जो तंत्रिका तंत्र है इसके अंतर्गत जो हमें मुख्य रूप से जिस चीज को पढ़ना है वो है हमारा ब्रेन अर्थात मस्तिष्क। इसमें हम मुख्य रूप से मस्तिष्क के विषय में ही अध्ययन करेंगे आपका, यानी जो तंत्रिका तंत्र टॉपिक है, नर्वस सिस्टम टॉपिक है, इसके अंतर्गत हम जो मुख्य रूप से पढ़ेंगे वो मस्तिष्क पढ़ेंगे। तो आइए सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं, मस्तिष्क पे चलते हैं आपका। तो सीधा अब हम बात करेंगे मस्तिष्क के विषय में कि आखिर मस्तिष्क है क्या और क्या चीज है। तो मैं जो है इसे रफ कर रहा हूँ आपका, उसके बाद फिर जो आपका आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करेंगे मस्तिष्क के विषय में। तो जो हमारा मस्तिष्क है अर्थात जो हमारा ब्रेन है, तो मस्तिष्क ब्रेन, तो हम ब्रेन के विषय में बात करेंगे कि ब्रेन आखिर है क्या चीज क्या नहीं है। तो अगर ब्रेन की बात करें तो जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, तो आपसे पूछा जाएगा जो मस्तिष्क है वो किसके अंदर सुरक्षित रहता है। तो मस्तिष्क जो है हमारा वो कपाल, जिसे हम क्रेनियम बोलते हैं। जो हमारा मस्तिष्क है यानी जो हमारा ब्रेन है वो कपाल के अंदर सुरक्षित रहता है। यानी जो हमारा ये मस्तिष्क है इसके जो चारों तरफ जो हड्डियों का एक आवरण बना हुआ है, हड्डियों की उस आवरण को हम कपाल कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। इस कपाल में 8 हड्डी पाई जाती है आपकी, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का अगर अध्ययन की बात करें, मस्तिष्क के अगर अध्ययन की बात करें तो वो होता है हमारा न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क का जो अध्ययन होगा, मस्तिष्क का अध्ययन होगा हमारा न्यूरोलॉजी, यानी मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाएगा। इस प्रकार आपको बताया था कि हड्डियों का अध्ययन क्या था, ओस्टियोलॉजी। आपको बताया था कि दांतों का अध्ययन क्या था, डेंटोलॉजी। इसी प्रकार मस्तिष्क का जो अध्ययन होगा वो न्यूरोलॉजी होगा। अगर मस्तिष्क के वेट की बात करें तो लगभग 1450 ग्राम मस्तिष्क में जो वजन पाया जाता है। महिलाओं में लगभग 100 ग्राम के आसपास जो मस्तिष्क का वजन होता है वो कम होता है, लगभग 1350। पुरुषों का है आपका मेनली यही माना जाता है आपका, अगर कहीं पूछा जाता है तो 1450 ग्राम है तो आप 1450 ग्राम पर ही टिक लगाओगे, ठीक है। तो जो मस्तिष्क का जो वेट होगा, वजन होगा, तो वो कितना होगा, 1450 ग्राम। और ये जो मस्तिष्क का जो वेट होता है अगर प्रतिशत में पूछे तो मानव शरीर के कुल भार का 2%, मानव शरीर के कुल भार का 2%। बात को समझिए कि 1450 ग्राम है, ये अनुमानित है आपका। अगर मान लीजिए किसी का वेट ज्यादा है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 120 किलो का है तो उसमें भी 1450 ग्राम थोड़ा पाया जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति 50 किलो का है तो वेट पर भी डिपेंड करेगा आपका। अगर वेट की बात करें, प्रतिशत की बात करें तो आपका कुल शरीर के भार का लगभग 2% जो वजन होता है आपका वो मस्तिष्क का होता है। अगर प्रतिशत की बात करें, अगर आपका फिगर है मुझे तो आपका 1450 ग्राम हो जाएगा। इसी के साथ यदि बात करें तो हमारे शरीर को जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस शरीर की ऊर्जा की अकेला जो मस्तिष्क है लगभग 20% एनर्जी, 20% जो एनर्जी है हमारे शरीर की वो केवल मस्तिष्क को चाहिए। यानी कि हमारे जो शरीर में जितनी भी एनर्जी हम आपका लेते हैं
तो उसमें से जो 20% एनर्जी है वो केवल हमारा मस्तिष्क जो है, हमारा जो माइंड है वो खर्च करता है आपका। ठीक है, तो ये कुछ आपके फैक्ट हैं। उसी के साथ अगर बात करें जो मस्तिष्क की जो सेल होती है, मस्तिष्क की जो सेल यानी कि कोशिका है, तो उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? उन कोशिकाओं को कहा जाता है न्यूरॉन। यानी जो मस्तिष्क की सेल है, मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को कहा जाता है न्यूरॉन कोशिका। और आपको इस चीज का जानकारी होगी कि जो न्यूरॉन कोशिका है वही मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वो कौन सी है? आपकी न्यूरॉन कोशिका है। ठीक है, अभी हम कोशिका का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में हम बात करेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, लंबी कौन सी है, छोटी कौन सी है। वो सारी की सारी जो चीजें हैं हम वहां पे उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, और मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में लगभग 100 मिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। यानी जो मानव शरीर है, यानी जो मानव मस्तिष्क है, उसमें लगभग 100 मिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो 100 मिलियन जो है वो न्यूरॉन पाए जाते हैं। और जो हमारा मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को कहा जाता है मेनिंजिस झिल्ली। मेनिंजिस झिल्ली। तो अगर आपसे पूछता है कि जो हमारा मस्तिष्क है वो किस झिल्ली के अंदर सुरक्षित है, तो आप बता दोगे मेनिंजिस झिल्ली के अंदर हमारा जो मस्तिष्क है वो सुरक्षित है। देखिए बात को समझिए। अगर आपसे पूछे तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, ये वो कौन सा सिस्टम है जो शरीर के 2 या 2 से अधिक अंगों के बीच में संतुलन बैठाने का कार्य करता है, तो कौन हो जाएगा? हमारा तंत्रिका तंत्र। उसके बाद अगर आपसे पूछे जो ब्रेन है वो किसके अंदर सुरक्षित है? कपाल के अंदर, क्रेनियम के अंदर। मस्तिष्क का वजन कितना होगा? 1450 ग्राम। और शरीर के कुल भार का कितना होगा? 2%। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाएगा? न्यूरोलॉजी। हमारे शरीर की टोटल ऊर्जा का कितना प्रतिशत जो है वो मस्तिष्क ग्रहण करता है? तो 20%। उसी के बाद बात करें जो मस्तिष्क की जो सेल है, उन सेल को क्या कहा जाता है? आपका न्यूरॉन सेल कहा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें लगभग कितनी न्यूरॉन सेल पाई जाएगी? 100 मिलियन के आसपास न्यूरॉन सेल पाई जाएगी। और इसी की बात करें अगर आपसे पूछे कि मस्तिष्क जो है किस झिल्ली के अंदर सुरक्षित है, तो झिल्ली का नाम क्या हो जाएगा? मेनिंजिस झिल्ली हो जाएगा। ठीक है, उस झिल्ली का नाम होगा मेनिंजिस झिल्ली। और जो ये मेनिंजिस झिल्ली है, मैं आपका इधर लिख रहा हूँ, आपका जो मेनिंजिस झिल्ली है, मेनिंजिस झिल्ली जो है आपकी, ये मेनिंजिस झिल्ली 3 पार्ट में बटी हुई है। इसके 3 पार्ट्स हैं, यानी ये 3 भागों में बटी हुई है। मान लीजिए ये आपका इस प्रकार से कह सकते हैं कि मेनिंजिस झिल्ली 3 भागों में बटी हुई है। जो सबसे अंदर का भाग है उसे बोला जाएगा पायोमीटर। उसके बाद जो दूसरे नंबर का भाग है इसे बोला जाएगा ऑर्गेनॉइड। और जो तीसरे नंबर का भाग है इसे बोला जाएगा आपका ड्यूरोमीटर। यानी जो मस्तिष्क जो है वो एक प्रकार से कहा जा तो उसे 3 हिस्सों में भी हम बांट सकते हैं। यानी उसे 3 हिस्सों में उसका पायोमीटर, ऑर्गेनॉइड और ड्यूरोमीटर। ठीक है, तो यानी 3 भागों में जो आपको एक प्रकार से कहा जाए तो जो ये मेनिंजिस झिल्ली है, मेनिंजिस झिल्ली 3 भागों में बटी हुई है, पायोमीटर, ऑर्गेनॉइड और ड्यूरोमीटर। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि मेनिंजिस झिल्ली कितने हिस्सों में बटी हुई है, तो 3 हिस्सों में बटी हुई है। सबसे जो आंतरिक है पायोमीटर, फिर ऑर्गेनॉइड और फिर आपका ड्यूरोमीटर है। अगर कभी इस झिल्ली में कोई आपका बैक्टीरिया चला जाए तो व्यक्ति की एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को कहा जाता है मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट थे हमारे मस्तिष्क के विषय। तो अगर आपसे पूछिए मेनिंजिस झिल्ली कितने भागों में बटी हुई है, तो मेनिंजिस झिल्ली हमारी बटी हुई है 3 भागों में। ठीक है, इसमें प्रमुख बातें यही हैं आपकी कि आपका ब्रेन का अध्ययन क्या होगा? न्यूरोलॉजी। किसके अंदर सुरक्षित होगा? क्रेनियम, कपाल में। वजन कितना होगा? 1450 ग्राम। कुल शरीर का 2% होगा। और हमारे शरीर की टोटल एनर्जी का 20% कौन एब्जॉर्ब करेगा? आपका ब्रेन करेगा। कौन सी सेल पाई जाएगी? न्यूरॉन, सबसे लंबी सेल होगी, लगभग 100 मिलियन पाई जाएगी। और किस झिल्ली के अंदर सुरक्षित होगा? हमारा मेनिंजिस झिल्ली के अंदर होगा। और मेनिंजिस झिल्ली को कितने भागों में बांटा गया? 3 में, पायोमीटर, ऑर्गेनॉइड और आपका ड्यूरोमीटर।
ठीक है, ये कुछ प्रमुख फैक्ट थे, प्रमुख तथ्य थे आपके मस्तिष्क के विषय में। भी हमारा समाप्त नहीं हुआ मस्तिष्क। हमने बताया था कि इस चैप्टर में जो हमें मस्तिष्क का ही अध्ययन करना है। तो अब देखते हैं और कुछ फैक्ट है मस्तिष्क के विषय में। तो अगर मस्तिष्क की हम बात करें, तो इस मस्तिष्क को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अगर बात करें अग्र मस्तिष्क, इसकी बात करें तो मध्य मस्तिष्क, और इसकी बात करें तो पश्च मस्तिष्क, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसे बोल सकते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, यानी सबसे मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा मस्तिष्क है वो कितने भागों में बटा हुआ है, तो मस्तिष्क हमारा 3 भागों में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और हमारा पश्च मस्तिष्क। उसके बाद यदि बात करें तो जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, इस अग्र मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो अब 3 भाग देखते हैं कि वो 3 भाग कौन कौन से हैं। पहले भाग की बात करें तो है हमारा थैलेमस। दूसरे की बात करें तो हाइपोथैलेमस। देखिए, पहला जो भाग है वो है थैलेमस, जो दूसरा भाग है वो है हाइपोथैलेमस, और तीसरे भाग की बात करें तो तीसरा भाग है सेरेब्रम, और सेरेब्रम को बोल देते हैं हिंदी में प्रमस्तिष्क, परमस्तिष्क भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर मध्य मस्तिष्क की बात करें तो मध्य मस्तिष्क के बारे में ऐसा कोई डिवीजन आपका है नहीं, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद हम जो सीधा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पश्च मस्तिष्क के विषय। तो अगर पश्च मस्तिष्क की बात करें तो पश्च मस्तिष्क को बांटा गया है पोन्स में, यानी कि पश्च मस्तिष्क का एक भाग है पोन्स। उसके बाद बात करें पश्च मस्तिष्क का एक भाग है सेरेबेलम। एक था सेरेब्रम, होगा सेरेबेलम। ये था प्रमस्तिष्क, ये होगा, इसे बोला जाएगा अनुमस्तिष्क। ठीक है, और इसी के साथ अगर बात करें तो होगा आपका मेड्यूला ओब्लोंगाटा। ठीक है, यानी उसे जो है 3 हिस्सों में बांटा गया पश्च मस्तिष्क को, पोन्स में, सेरेबेलम में, मेड्यूला ओब्लोंगाटा। और अगर अग्र मस्तिष्क की बात करें तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और आपका सेरेब्रम में बांटा गया। और मध्य मस्तिष्क का कोई ज्यादा खास आपका डिवीजन नहीं है, तो आप ये अभी ने एक एक को करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अग्र मस्तिष्क में किसे पढ़ेंगे, थैलेमस को, फिर हाइपोथैलेमस को, और उसके बाद पढ़ेंगे हम सेरेब्रम को, फिर मध्य मस्तिष्क को लेंगे और फिर इसके तीनों पार्ट्स को लेंगे। तो अब हम जो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आपका अग्र मस्तिष्क में, और अग्र मस्तिष्क में भी किसके बारे में पढ़ेंगे, हम थैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पे हम लिख देंगे आपका थैलेमस। तो यहां पे हम आपका लिख देंगे थैलेमस। और कौन सा मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं हम, अग्र मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क का पहला भाग अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क में भी हम किसके विषय में बात करेंगे, तो अग्र मस्तिष्क में भी हम किसके विषय में बात करेंगे, तो करेंगे हम थैलेमस के विषय में। तो देखते हैं कि जो थैलेमस है उसमें क्या चीज है, मतलब वो मस्तिष्क जो है वो क्या कार्य करता है। तो अगर बात करें दर्द की अनुभूति, अर्थात बाहरी दर्द। मान लीजिए आपके कोई चोट लगा है, या कोई व्यक्ति आपके कोई पिन जो है वो पिंच करता है, चुभौता है, तो आपको जो बाहरी दर्द महसूस होगा उसे महसूस कराने का कार्य कौन करेगा, तो आपका मस्तिष्क का भाग करेगा थैलेमस। ठीक है, इसी के साथ बात करें तापमान की अनुभूति, कि आपका सर्दी है, गर्मी है, तापमान घट रहा है, बढ़ रहा है, तो इसकी भी जो अनुभूति कराएगा मस्तिष्क का हमारा थैलेमस पार्ट कराएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें तो छूना। अगर कोई व्यक्ति आपको टच करता है तो टच करने की जो अनुभूति कराएगा तो वो भी कौन करेगा, वो भी हमारा थैलेमस करता है। इसी के साथ बात करें इसमें, यानी कि सूंघना, तो जो सूंघने की जो क्षमता है वो भी जो आपका थैलेमस के द्वारा बताई जाती है। तो हमारे प्रमुख
कार्य थे थैलेमस के। आपका दर्द की अनुभूति होगी, तापमान होगी, छूना होगा और आपका स्मेल होगा। इसके बाद हम अगले पे चलते हैं और हमारा अगला है हाइपोथैलेमस। तो इसे हम रफ कर देंगे। तो सारी चीज जो आपको जो पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएगी आपको, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है इसे ज्वाइन कर लेंगे टेस्ट किताब के नाम से, ठीक है। अब अगले मस्तिष्क में हम दूसरा पढ़ेंगे, तो वो है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, तो अगर हाइपोथैलेमस की हम बात करें तो ये क्या करता है, ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तापमान को नियंत्रित करता है, ये करेगा तापमान को नियंत्रित। इसी के साथ प्यार, गुस्सा, घृणा। अगर बात करें किसी के प्रति जो प्यार होगा वो आपका, उसका जो प्यार होगा वो किसकी वजह से होगा, हाइपोथैलेमस। किसी के प्रति जो गुस्सा है, या किसी के प्रति जो घृणा है, या आपका जो भूख है या प्यास है, या आपको भूख लगेगी या आपको जो प्यास लगेगी, उन सभी का जो इंडिकेशन देगा वो आपका कौन देगा, तो वो देगा आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हमने इससे पहले थैलेमस पढ़ लिया, ये हमारा हाइपोथैलेमस होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रमस्तिष्क के बारे में, यानी कि सेरेब्रम के बारे में। तो देखते हैं प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम। सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क। तो अगर सेरेब्रम की बात करें तो सेरेब्रम को 4 भागों में बांटा गया है। जो हमारा सेरेब्रम है उसे भी 4 भागों में बांटा गया। देखो, जो हमारा ब्रेन था उसे कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। उसके बाद अग्र मस्तिष्क की बात करें तो कितने भागों में बांटा गया, 3 में, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और आपका सेरेब्रम। अब बात करें सेरेब्रम को भी 4 हिस्सों में बांटा गया। तो सेरेब्रम को जो 4 हिस्सों में बांटा गया तो देखते हैं कौन कौन सा है। पहला हिस्सा है फ्रंटल। पहला हिस्सा कौन सा होगा, फ्रंटल। दूसरे हिस्से की बात करें तो दूसरा हिस्सा है पैराइटल। पैराइटल। और उसके बाद तीसरे हिस्से की बात करें तो तीसरा हिस्सा है ऑक्सीपिटल। थोड़ा ऊपर लिख दूंगा, ऑक्सीपिटल। और चौथे हिस्से की बात करें तो है आपका टेम्पोरल। टेम्पोरल, चौथे हिस्से की बात करें तो है आपका टेम्पोरल। यानी कि जो हमारा सेरेब्रम था उसे हमने 4 हिस्सों में बांट दिया, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और हमारा टेम्पोरल। तो अब देखते हैं इनके क्या कार्य हैं। तो अगर हम बात करें फ्रंटल के विषय में, तो जो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी अगर कोई समस्या पैदा होती है तो समस्या का जो समाधान बताता है तो वो हमारा किस मस्तिष्क में होगा, वो फ्रंटल वाले भाग में होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें इसी को जो बुद्धिमत्ता होती है, जो इंटेलिजेंसी होती है, जो बुद्धिमत्ता है, वो भी किस हमारे हिस्से में आएगी, तो वो आएगी फ्रंटल में। उसी के बाद बात करें जो हमारी मेमोरी है, जो हमारी स्मरण शक्ति है, तो वो भी किससे होगी, हमारी फ्रंटल से ही होगी। अब बात करेंगे हम पैराइटल की। तो पैराइटल की अगर बात करें तो तर्क शक्ति, और इसी के साथ बात करें तो कैलकुलेशन यानी कि गणना, ये सारा किसके वजह से होगा, पैराइटल। तर्क शक्ति का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर आपसे कोई बात कह रहा है तो आप उससे एक प्रकार से तर्क कर सकते हैं। तो जो तर्क करने की जो क्षमता है तो वो किससे होगी, पैराइटल से होगी। गणना यानी कि कैलकुलेशन करने की जो होगी वो भी किससे होगी, आपकी पैराइटल से होगी। उसके बाद बात करें ऑक्सीपिटल की, तो ये क्या है हमारा, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी को बताने में सहायक होगा। यानी कोई व्यक्ति की, अगर किसी व्यक्ति का ऑक्सीपिटल मतलब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो व्यक्ति क्या है, एक बार किसी रास्ते से चला गया तो उससे क्या होगा, वो दिशा आपका हमेशा याद रहती है कि भाई इस दिशा से गया था, इस गांव में इससे आया, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का ऑक्सीपिटल कमजोर है तो उसे हमेशा समस्या रहती है, वो दूरी को मतलब जो दिशा है, दिशा का उस व्यक्ति को भटकाव की समस्या होगी आपको, ठीक है। इसी के साथ बात करें टेम्पोरल की, तो जो हमें सपना देखता है, जो हमें स्वप्न दिखता है, तो वो आपका किस हिस्से में होगा, वो हमारा टेम्पोरल होगा।
तो ये था हमारा सेरेब्रम परमस्तिष्क। उसके कितने भाग थे? तो 4 भाग थे, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। ठीक है, फ्रंटल की बात करें तो प्रॉब्लम सोल्विंग, बुद्धिमत्ता, मेमोरी। पैराइटल की बात करें तर्क शक्ति, गणना। ऑक्सीपिटल की बात करें दिशा और दूरी। और टेम्पोरल की बात करें तो आपका जो स्वप्न होगा वो किस में होगा? आपका टेम्पोरल में होगा। ठीक है, तो हमारा जो अग्र मस्तिष्क था वो हो गया हमारा कंप्लीट। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा हमने? 3 में, अग्र, मध्य, पश्च। अग्र में क्या? थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। और सेरेब्रम में भी क्या है? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। और उसमें क्या है? फ्रंटल में ये सारी चीज, पैराइटल में, ऑक्सीपिटल में, टेम्पोरल में। अब इसके बाद चलेंगे हम मध्य मस्तिष्क की ओर। अब इसके बाद हम देखते हैं मध्य मस्तिष्क की ओर। अब हम बात करेंगे मध्य मस्तिष्क की, यानी कि मिड ब्रेन की, कि आखिर जो मिड ब्रेन है, मध्य मस्तिष्क है, में उसमें क्या है। तो हम देखेंगे मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क की बात करें तो मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क की बात करें तो मध्य मस्तिष्क का होगा मिड ब्रेन। तो हम देखते हैं हम कि मिड ब्रेन के विषय में क्या क्या चीजें, क्या क्या जो चीजें हैं वो आपकी महत्वपूर्ण है, और क्या क्या जो चीजें हैं वो आपका मिड ब्रेन जो है वो आपका करता है। ठीक है, तो अगर मिड ब्रेन के विषय में देखें तो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण चीज नहीं है। जो मिड ब्रेन है ये ध्वनि, ध्वनि और दृष्टि, यानी ध्वनि और दृष्टि के बीच संतुलन बैठाने का कार्य करेगा। संतुलन बैठाने का कार्य करेगा। यानी जो मध्य मस्तिष्क है वो ध्वनि के बीच में और आपका दृष्टि के बीच में संतुलन बैठाने का कार्य करता है। ठीक है, तो मध्य मस्तिष्क के विषय में मेनली इतनी चीजें। इसके बाद हम आगे चलेंगे, और जब हम आगे चलेंगे तो हमारा अगला होगा पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, और पश्च मस्तिष्क के भी हमने 3 जो है भाग आपको बताए थे, एक पोन्स, सेरेबेलम और एक आपका मेड्यूला ओब्लोंगा। तो अब देखते हैं इनके विषय में कि इनमें क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे इसमें सेरेबेलम। सेरेबेलम का हमने बताया था इसे क्या बोला जाएगा? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क। सेरेबेलम को क्या कहा जाएगा? तो सेरेबेलम को कहा जाएगा अनुमस्तिष्क। और इसका एक नाम हो रहा है, इसे छोटा मस्तिष्क भी बोला जाता है। इसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि छोटा मस्तिष्क किसे बोला जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? सेरेबेलम होगा। ठीक है, उसके बाद यदि मुख्य रूप से इसकी बात करें तो ये क्या करता है? ये हमारे जो शरीर है, शरीर का संतुलन बैठाने का कार्य करता है। शरीर का संतुलन बैठाने का कार्य, यानी जो शरीर है उसका संतुलन का बैठाने का कार्य करेगा। शरीर मतलब हम चल रहे हैं, हम लेट रहे, हम बैठे हैं, तो उसका एक संतुलन, बैलेंस जो बढ़ाने का जो मस्तिष्क का कार्य करेगा वो कौन सा करेगा? सेरेबेलम करेगा। और यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होगा? तो वो कौन सा होगा? सेरेबेलम होगा। क्योंकि जब व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसका जो सेरेबेलम है वो जो सेरेबेलम पे इफेक्ट पड़ता है, तो व्यक्ति क्या है, उसके शरीर का संतुलन नहीं बैठ पाता, व्यक्ति पैर कहीं और रखता है और चलता है कहीं और। ठीक है, तो सेरेबेलम के विषय में इतना है। उसके बाद बात करेंगे हम मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो अगर इसकी बात करें तो ये क्या होगा? ये हमारा जो है, जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, उन अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब क्या है? जो हम आपका एक प्रकार से बहुत सारी क्रियाएं ऐसी जो अनैच्छिक, जैसे आपका छींकना, श्वास लेना, ये सारी की सारी क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं।
इन पे आपका कोई दबाव नहीं है। हार्ट बीट, जो हार्ट का चलना, अगर आप चाहें तो रुक नहीं सकती है आपकी, ठीक है। तो इन सारी की सारी जो अनैच्छिक क्रियाओं हैं तो इन्हें जो है आपका कंट्रोल करने का कार्य करेगा। उसके बाद हमारा लास्ट बचता है वो क्या, हमारा पोन्स। वो हमारा क्या है, पोन्स, आपका पश्च मस्तिष्क का पोन्स। तो पोन्स का कुछ नहीं है, तो पोन्स आपसे अगर कभी पूछे कि एक डाकघर के रूप में कार्य कौन करेगा, तो वो कौन करेगा, पोन्स करेगा। मतलब पोन्स क्या है, पोन्स जो है मस्तिष्क जो है हमारा, मस्तिष्क के शेष भाग है उनसे मैसेज कलेक्ट करेगा और शरीर के प्रत्येक हिस्से को जो है मैसेज ट्रांसफर कर देगा। तो अगर आपसे पूछे कि एक डाकघर के रूप में कार्य कौन करता है, तो कौन करेगा, आपका पोन्स करता है एक डाकघर के रूप में आपका कार्य, ठीक है। तो इसी के साथ अगर बात करें तो हमारा जो मस्तिष्क वाला टॉपिक था, मस्तिष्क वाला टॉपिक में इतना ही शेष है। अगर इसके विषय में और कोई महत्वपूर्ण चीज ऐसी नहीं है, तो अगर एक दो बिंदु की बात कर ले तो अगर बूझ ले कि सबसे जो बड़ा मस्तिष्क है, जो सबसे बड़ा मस्तिष्क है, तो वो कौन सा होगा, हमारा अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, सबसे बड़ा मस्तिष्क होगा अग्र मस्तिष्क, और जो सबसे छोटा मस्तिष्क होगा मध्य मस्तिष्क। यानी जो अग्र मस्तिष्क है वो सबसे बड़ा मस्तिष्क है, और जो सबसे छोटा मस्तिष्क है वो होगा हमारा मध्य मस्तिष्क। उसके बाद यदि पूछ ले कि मस्तिष्क का भाई सबसे बड़ा भाग, ये तो ऑल ओवर है, अगर सबसे बड़े भाग की बात करें तो अग्र मस्तिष्क का होगा आपका सेरेब्रम। सेरेब्रम जो आपको लिखा था प्राय मस्तिष्क, ठीक है। अगर ऑल ओवर देखेंगे उन तीन पार्ट में तो कौन सा है, अग्र मस्तिष्क। लेकिन अगर इनके अंदर दे दे वहां पर अगर अग्र मस्तिष्क ना हो तो आपको क्या मिलेगा, सेरेब्रम मिलेगा, अर्थात प्राय मस्तिष्क मिलेगा, ठीक है। और सबसे छोटे की बात करें तो उसका बिल्कुल सेरेबेलम। सेरेबेलम उसे हम बोलते थे अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क तो आप देख लेंगे अगर वहां पे अग्र मस्तिष्क है तो अग्र मस्तिष्क पे टिक करेंगे, अगर मस्तिष्क नहीं है तो फिर आपको सेरेब्रम या प्राय मस्तिष्क मिलेगा। तो इसी प्रकार सबसे छोटा मध्य मस्तिष्क, अगर मध्य मस्तिष्क भी नहीं है तो आपको वहां मिलेगा सेरेबेलम अर्थात अनुमस्तिष्क। तो हमारा जो तंत्रिका नर्वस सिस्टम है, सो जो हमने माइंड पढ़ा उसके लिए इतना ही पर्याप्त है हमारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो वहां पे आपको उसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो धन्यवाद।